अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जो वो लेक्चरारशिप की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स लेक्चरारशिप की BS 17 स्केल की, जिसमें हम जो वो सारे के सारे जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के हम जो वो सलूशन देख रहे हैं, यानी कि जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उन सब के सलूशंस हम देख रहे हैं। जैसे कि PPSC का हुआ, जैसे कि KPK का हुआ, जैसे कि SPSC का हुआ, जैसे कि BPSC का हुआ, इसी तरह से FPSC का और HK का हुआ। ठीक है, तो हम इन सारे पेपर्स के सलूशन को देख रहे हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो क्या है, ग्रुप थ्योरी है। यानी कि हम ग्रुप थ्योरी के सलूशन को देख रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी में यानी कि ग्रुप थ्योरी का जितना भी पोर्शन इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आया है उनको हमने अलग करके ग्रुप थ्योरी पे हम लेक्चर्स दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा अपना फीडबैक मस्त दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि PPSC सर पे है। तो आपने क्या करना है, और भी डिफरेंट एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया KPK का होता है, HK का होता है, FPSC का होता है, BPSC का होता है और SPSC का होता है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो MCQs हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, ये हेल्पफुल हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबको शेयर करना है। तो अब हम जल्दी से मूव करते हैं MCQs की तरफ। हमने फर्स्ट लेक्चर में 1 to 10 को MCQs देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने 11 to 20 MCQs देखे। आज के लेक्चर में हम 21 से 30 MCQs देखेंगे, यानी कि 10 MCQs हम करके इसको कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम जल्दी से मूव करते हैं MCQs की तरफ। तो देखें, आपके पास MCQs नंबर 21 है। इन द ग्रुप आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का है। उसमें आपके पास ये जो ऑपरेशन, ये जो साइन है, ये बेसिकली कोई ऑपरेटर है। जैसे कि आप जो वो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। इनमें से आपके पास ये कोई ऑपरेशन है जिसका ये साइन लिखा हुआ है। आप ऑल इंटीजर्स, या आपके पास जो ग्रुप है ये इंटीजर्स का ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है कि ए ऑपरेशन है आपके पास, आप इसको A ऑपरेशन B, यानी कि आपके पास ऑपरेशन है A और B के दरमियान, वो किसके इक्वल होना चाहिए, A+B+1 के। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन हमें डिफाइन है। हमें काम क्या करना है इस MCQs में, और हमने इन्वर्स फाइंड करना है -3 का, जबकि A और B किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। अब -3 का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन्वर्स के लिए होता है A स्टैटिक, A इन्वर्स इक्वल होता है E के। इसी तरह से A इन्वर्स क्रॉस यानी कि इन्वर्स स्टैटिक A इक्वल होता है E के, यानी कि इस तरह से इन्वर्स लॉ होता है। दोनों में से आप कोई भी साइड लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इन्वर्स के लिए आपको E चाहिए होता है। E क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी को फाइंड आउट करेंगे। आइडेंटिटी के लिए आपने क्या करना है, आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। आइडेंटिटी लॉ दिस वन, आपके पास आइडेंटिटी लॉ लिखा हुआ है E ऑपरेशन A या A ऑपरेशन E। वैसे आप इसको कंपोजिशन के तौर पर भी समझ सकते हैं कि ये कंपोजिशन का साइन है, बट आप E ऑपरेशन A और A ऑपरेशन E इस तरह से पढ़ें, क्योंकि हमें ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, यानी कि हमें ऑपरेशन डिफाइन है तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम कोई भी एक साइड चूज़ कर लेंगे। तो हमने ऑपरेशन A इक्वल्स टू A ले लिया। ये आपके पास आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ आप रिवाइज कर सकते हैं। अब इसमें देखें, ऑपरेशन के साथ डिफाइन था, A की जगह E आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, +1 इक्वल किसके, A क्या है, A से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से E आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी आपके पास क्या है, -1 है। अब आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमेशा सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी कैलकुलेट करते हैं। आइडेंटिटी होगी तो इन्वर्स आप फाइंड कर सकेंगे। तो अब हम जो इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या आ गई, E इक्वल्स टू -1 आ गया। अब आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने इन्वर्स किसका फाइंड करना है, -3 का करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं इफ़ A इज़ द इन्वर्स ऑफ -3। A क्या है, -3 का इन्वर्स है, यानी कि -3 स्टैटिक A हम लेंगे, इक्वल किसके आना चाहिए, E के आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है ना इसका। देखें, A स्टैटिक A इन्वर्स इक्वल है किसके, E के। यहाँ पर A तो आपके पास -3 हो गया, A इन्वर्स की जगह क्या आ गया, A आ गया, क्योंकि हमने बोला A क्या है, -3 का इन्वर्स है। ठीक हो गया। तो आप देखें, यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी लिख ली, यानी कि इन्वर्स लॉ लिख लिया। अब इसमें -3 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे A के साथ, इक्वल किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी के, और आइडेंटिटी क्या है, -1 है, तो यहाँ पर हमने -1 लिख लिया है। अब ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या था आपके पास,
ए प्लस बी प्लस वन आना चाहिए, यानी कि ए ऑपरेशन बी इक्वल किसके है, ए प्लस बी प्लस वन के। अब ए की जगह क्या है, -3 है, बी की जगह ए है और +1, और इक्वल किसके है, ये सारा आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी क्या है, -1 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ए तो ए ही रहेगा, -3 + 2 +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल किसके, -1 के, तो यहाँ से ए आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1 क्या है, बेसिकली -3 का इन्वर्स है। आपने -3 का इन्वर्स कैलकुलेट करना था जो कि 1 आया है। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि 1 कहाँ पर है। 1 जहाँ पर होगा उसको हम टिक कर देंगे। आपको अगेन यहाँ पर बता दूँ कि जब भी इन्वर्स कैलकुलेट करने का बोला जाए, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन डिफाइन हो, इन्वर्स कैलकुलेट करने का बोला जाए, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी होती है। आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, एंड देन इन्वर्स आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स लॉ। ठीक हो गया। तो -3 का इन्वर्स आपके पास 1 आया है। अब ऑप्शन में आप इजीली देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22 है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। जी आपके पास एबिलियन ग्रुप है, देन फाइंड सच दैट जी टू जी प्राइम, यानी कि सेल्फ मैपिंग है, गिवन बाय, यहाँ पर क्या मैपिंग डिफाइन होगी, जो कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, कि आपके पास ग्रुप क्या है, एबिलियन है, और मैपिंग आपके पास सेल्फ मैपिंग है, गिवन बाय क्या होगी ऐसी मैपिंग जिससे आपके पास क्या होना चाहिए, इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म, जो कि ऑटोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। अब इसकी भी हम पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन हम ऑप्शंस की तरफ गौर करेंगे कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। तो देखिए आपके पास एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी आपके पास कोई ग्रुप है इन विच जी के इक्वल है किसके, 1 के है, फॉर ऑल जी बिलोंग कर है जी से, यानी कि आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप का आपने एलिमेंट ले लिया जी, जो कि ग्रुप से बिलोंग कर है, और उस एलिमेंट का स्केयर यानी कि जी के इक्वल किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी के आना चाहिए, 1 के आना चाहिए, देन आपके पास ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। ये आपके पास वेल नॉन थ्योरम है। अब इस थ्योरम को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो क्या है, जी के इक्वल्स टू 1, इसका मतलब जी डॉट जी इक्वल्स टू 1, और आप एक जी को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो जी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जी इक्वल है किसके, जी इनवर्स के। सो फॉर एबिलियन ग्रुप द मैपिंग अदर देन आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी के अलावा कौन सी मैपिंग हो सकती है, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड टू -1। आपको बात समझ आई है या नहीं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसकी मैपिंग इस टाइप की होती है। तो इस मैपिंग को हम मज़ीद डिफाइन करें तो आपके पास फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड पावर -1 होगा, यानी कि एक्स इनवर्स हो जाएगा। ये मैपिंग होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कि हमने थ्योरम की स्टेटमेंट देखी कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसकी मैपिंग इस तरह से डिफाइन होती है। तो हमारे पास जो MCQs में था, हमारे पास कौन सा ग्रुप था, एबिलियन ग्रुप था, तो उसकी मैपिंग हमने बतानी है। तो उसकी मैपिंग हमारे पास क्या आएगी, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। तो हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें इस टाइप की मैपिंग है, ठीक है, और जिसमें इस टाइप की मैपिंग होगी वही ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। तो आप इजीली देख सकते हैं। देखें, अब ग्रुप हमारे पास एबिलियन था तो हमने इसकी मैपिंग डिफाइन करके बतानी थी कौन सी मैपिंग के होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में देखें तो फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप इन विच जी के इक्वल किसके हो, 1 के हो, फॉर ऑल जी बिलोंग कर जी से, देन ग्रुप आपके पास क्या होगा, एबिलियन होगा। अभी हमने जो वो MCQ नंबर 22 में ये MCQ सॉल्व किया है और ये थ्योरम भी देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये साइक्लिक नहीं हो सकता, एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक, मे बी के नॉन एबिलियन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसका देखें आप कि आपके पास एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एबिलियन तो मस्ट होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखें कि आपके पास V4 हमने लिया, V4 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, E A B और AB होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है V4 क्या है, एबिलियन ग्रुप है। V4 क्लाइन 4, V4 को आप K4 भी बोलते हैं और D2 भी बोलते हैं, या फिर इसका नाम है V4, यानी कि ये तीनों इसी के नाम है। कोई भी नाम लिया जा सकता है पेपर में, लेकिन नॉर्मली V4 ही लिया जाता है। V4 मीन्स के क्लाइन 4। अब इसमें देखें कि आपके पास हर एलिमेंट को आप एस के इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें, एस के इक्वल्स टू 1, बी के इक्वल्स टू 1 और ए बी के इक्वल्स टू 1, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या है, 2 है।
ऑर्डर क्या है 2 है। जब आप इसका स्केल्स लेते हैं तो इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये जो आपके पास MCQs में ऑप्शन, ये जो बात की गई कि जी के इक्वल टू 1 होना चाहिए, देन ग्रुप क्या होगा। तो आप देखें सारे के सारे एलिमेंट्स का आपको इसके इक्वल टू 1 आ रहा है। इट मीन्स के ग्रुप आपके पास क्या है, एबिलियन है, क्योंकि हमने एबिलियन ग्रुप की एग्जांपल यहाँ पे दी है। इट मीन्स कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैंने वैलिड कर दिया है एग्जांपल्स के साथ। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दी जिस पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 24 है। लेट जी आपके पास क्या है, ग्रुप आपके पास क्या है, ए और बी टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, और जिसमें बी इसके इक्वल टू 1 होगा और ए क्यूब भी 1 होगा, जबकि ए बी इक्वल किसके होगा, बी ए इनवर्स के। देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट ऑफ एज, एज क्या है, किससे जनरेट हो रहा है, बी से। एज जो है वो बी से जनरेट हो रहा है इन जी। एज क्या है हमारे पास, बेसिकली सब ग्रुप है जी का, और एज जो है सारा का सारा बी से जनरेट हो रहा है। तो आपने क्या बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट कितने आएंगे। ठीक हो गया। अब ग्रुप आपके पास क्या है, आप ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ये कौन से ग्रुप का गिवन है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके अलावा जो एज के यानी कि एज जो हमारे पास सब ग्रुप यानी कि यहाँ पे सेट है जिसके हमने को सेट्स निकालने हैं, ये बी से जनरेट हो रहा है, तो बी से क्या जनरेट होगा, एंड देन हम उसके नंबर ऑफ को सेट्स लेफ्ट को सेट्स निकालेंगे, डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मूव करते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसके नंबर ऑफ को सेट्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में देखिए कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ ग्रुप। यानी कि अगर आपने लेफ्ट या राइट कोसेट्स निकालने हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स निकालने हैं, तो आप क्या करें कि उस ग्रुप का इंडेक्स कैलकुलेट करें। इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ग्रुप ओवर एज, यानी कि सब ग्रुप और सब ग्रुप को डिवाइड करेंगे तो उससे जो भी नंबर आएगा वो इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स ही बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट या राइट को सेट्स को बताएगा, डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं, फिर हम जो एज देखते हैं कि यानी कि बी से क्या जनरेट हो रहा है, जो भी जनरेट होगा हम उनका इंडेक्स लेंगे, जो भी नंबर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, वो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन ग्रुप क्या है। गिवन ग्रुप इस टाइप का स्ट्रक्चर था। अब ये ग्रुप बेसिकली क्या यानी कि स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ई ए के बी, ए बी और एस के बी, यानी कि ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये D6 है। यानी कि D6 का आपको स्ट्रक्चर गिवन था जो कि आपने इसको ओपन करके लिख लिया है। अब एज आपके पास क्या था, एज आपके पास बी से जनरेट होगा। अब बी से क्या जनरेट होगा, अगर आप इस ग्रुप ये जो D6 है, D6 को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते जाएं तो दो ही एलिमेंट आएंगे बार बार, एक को ई आएगा और एक बी आएगा। आप कर सकते हैं बी को मल्टीप्लाई करें ई के साथ तो बी आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करें ए बी के साथ, इसी तरह से बी को मल्टीप्लाई करें एस के बी के साथ, यानी कि एस के साथ, इसी तरह से बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इस यानी कि दो ही एलिमेंट बार बार आएंगे, एक ई आएगा और एक बी आएगा। यानी कि बी से जो जनरेट होता है हमारे पास सेट या ग्रुप सब ग्रुप, वो आपके पास क्या है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं यानी कि ई और बी हैं। अब हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो ग्रुप है और जो सब ग्रुप है उसका आप इंडेक्स फाइंड करें। जो आपके पास इंडेक्स आएगा वही बस बेसिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट्स होंगे। जो कि आपसे पूछा गया कि हमने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट्स बताने हैं। को सेट्स बताने के लिए आप क्या करें, इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास D6 का ऑर्डर क्या है, 6 है, सॉरी ये D3 है, D6 नहीं है, D3 है। सम ऑथर जो है, आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे लेती हूँ मैं आपको कि हमने D6 क्यों लिखा, कि कुछ ऑथर जो है वो इसको DN लिखते हैं और इसका ऑर्डर क्या है 2N है, और कुछ ऑथर क्या लिखते हैं यानी कि जहाँ जहाँ पे D6 लिखा हो वहाँ पे D3 जस्ट लिख लें और कोई चेंज नहीं करनी। नीचे आपने ऑर्डर ऑफ, ये जो साइन है, ये जो सिंबल होता है ये ऑर्डर का होता है, ऑर्डर का सिंबल लगाया। D3 का ऑर्डर क्या है, 6 है, और एज का ऑर्डर क्या है, 2 है। 2 डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आपके पास इंडेक्स आ गया है। अब हम ऑप्शन से देखते हैं कि 3 कहाँ पर है। जो कि इंडेक्स आया वही आपके पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट होते हैं। जहाँ पर 3 होगा वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो आपके पास कितने लेफ्ट को सेट आएंगे, 3 आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर D6 वाली बात को भी अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो जो मिस्टेक होगी वो मुझसे भी करेक्ट हो जाएगी, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कुछ ऑथर जब वो इसको DN इक्वल्स टू 2n लिख लेते हैं, यानी कि ऑर्डर आपके पास DN का क्या है 2n है, तो यानी कि इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है D3 इक्वल्स टू 6 बन जाता है, ये कि D3 का ऑर्डर क्या है 6 है। और कुछ ऑथर क्या लिखते हैं, कुछ ऑथर लिखते हैं कि D2n इक्वल्स टू 2n, यानी कि यहाँ पर 2n लिख लेते हैं, तो इसका भी ऑर्डर 6 आता है, यानी कि D6 लिखा हुआ था, आप D3 लिखें, क्योंकि हम जो है हमेशा इस बात को फॉलो करेंगे, इस बात को, ठीक है, इसको नहीं कर रहे हैं हम, लिखते हैं ऑथर लेकिन हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो इसलिए जहाँ पर D6 था वहाँ पर आपने D3 लिख लेना है। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 24 की तरफ सॉरी 25 की तरफ मूव करते हैं। MCQs नंबर 5 में हमारे पास क्या है, हमें किस टाइप का सेट गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है C में से और x रेज़ पावर 4 क्या है इक्वल्स टू 1 है, और ये आपके पास कौन सा सब ग्रुप होगा, यानी कि ये आपके पास हमने अब सब ग्रुप यहाँ पे बताना है कि ये किसका सब ग्रुप है, ये जो गिवन हमारे पास ग्रुप है ये किसका सब ग्रुप है, या आपके पास ये जो सेट है ये किसका, यानी कि सेट ना बोलें आप सब ग्रुप लें, ये जो सब ग्रुप है ये किसका ग्रुप यानी कि किस ग्रुप का सबसेट है, सब ग्रुप है सॉरी, तो हमने ये बताना है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास ये सब ग्रुप किसका है, C में से आप यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से 0 निकाल दें, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सब ग्रुप है, यानी कि इसका सब ग्रुप है, या फिर C का सब ग्रुप है लेकिन अंडर एडिशन है, यानी कि C स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, या आपके पास C ऑप्शन क्या है नॉन साइक्लिक ग्रुप है। सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है, Q है, Q में से आप 0 निकाल दें, Q आपके पास क्या है बेसिकली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, इनमें से 0 निकाल दें, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सब ग्रुप होगा, यानी कि ये वाला जो सेट है ये सब ग्रुप होगा इसका, यानी कि ये जो सब ग्रुप है, तो हमने इसको बताना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ सबसे पहले हम मूव करते हैं कि ये किसका सब ग्रुप होगा, यानी कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप है ये किस, यानी कि ये जो हमारे पास सेट है ये किस का सब ग्रुप होगा, हमने सब ग्रुप बताना है कि ये किसका है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम सेट लेते हैं जो हमें गिवन सेट है, इसमें आपके पास x बिलोंग कर रहा है C में से, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से, और x रेज़ पावर 4 क्या है इक्वल्स टू 1 है। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये बेसिकली क्या है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, लेकिन ये जो आपके पास सेट है ये किसका सब ग्रुप होगा, यानी कि किसका, आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास जो सेट है ये किसका सब ग्रुप है, यहाँ पे 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा है, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं C में से, जी बिल्कुल C में से बिलोंग करते हैं, लेकिन C जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें 0 भी तो है, 0 को अगर हम निकाल दें फिर तो हमारा यानी कि फिर तो पूरा का पूरा ये हमारे पास जब वो सबसेट होगा किसका, C का होगा, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है ना, तो 0 अगर हम निकाल दें तो ये क्या होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये आपके पास सब ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन किसका, इसका। देखें C में से हमने क्या किया, 0 को माइनस कर दिया, 0 को हमने निकाल दिया, और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास सब ग्रुप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कौन सी ऑप्शन में ये ऑप्शन है, यानी कि ये किसका सब ग्रुप है, हम देख लेते हैं और उस ऑप्शन को हम टिक मार्क कर देंगे। तो आपके पास गिवन सेट जो वो सब ग्रुप है किसका, दिस वन का, C डिफरेंस 0 का, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से 0 निकाल दें, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है ये सब ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर A क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट MCQ नंबर 26 है, R³ अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म, R³ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, मोनाइड है, सेमी ग्रुप है, या ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड क्या होता है, क्लोयर होता है, क्लोयर प्रॉपर्टी जस्ट, सेमी ग्रुप में आपके पास 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, एक क्लोयर की और एक यानी कि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, क्लोयर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ, तब हमारे पास क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। मोनाइड में आपके पास आइडेंटिटी भी आ जाता है, और ग्रुप में आपके पास इन्वर्स लॉ भी आ जाता है, तो ग्रुप में चारों की चारों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ग्रुपाइड में जस्ट क्लोयर प्रॉपर्टी होती है, सेमी ग्रुप में क्लोयर एंड एसोसिएटिव लॉ होता है,
थर्ड में आप अगर नोट करें यानी कि मोनाइड में अगर आप चेक करें तो मोनाइड में क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी लॉ होता है, और ग्रुप में आपके पास क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स लॉ, चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप में आ जाती हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब इसमें आप देखते हैं कि आर क्यूब क्या है, अंडर हमने वेक्टर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये क्या बनाएगा, ये ग्रुप होगा, मोनाइड होगा, सेमी ग्रुप होगा या ग्रुपाइड होगा। इसमें देखें आप, तो सिंस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स इज अगेन वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट आप किसी भी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो वो अगेन वेक्टर आता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए आप क्या करें कि ये आपके पास जो आर क्यूब है ये क्लोज तो है अंडर वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। आप दो कोई से भी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स नॉर्मली दिए जाते हैं, तो कोई से भी दो एलिमेंट्स लें तो वो वापस जब वो वेक्टर ही बनेंगे, सॉरी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो अगेन वेक्टर बनेगा। तो आप कोई से भी एलिमेंट्स ले सकते हैं तो वो अगेन वेक्टर ही बनेंगे। तो आपके पास यानी कि ये क्लोज तो है अंडर वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि ये आपके पास इक्वल नहीं आता। आप इस तरह से ब्रैकेट चेंज करके लिखते हैं जैसे कि एसोसिएटिव लॉ होता है, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करेगी है, सेकंड होल्ड नहीं करी। जब सेकंड होल्ड नहीं करेंगी तो हम थर्ड पे कभी भी मूव नहीं करेंगे और ना ही फोर्थ पे मूव करेंगे, यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर है। क्लोजर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, ग्रुपॉइड को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 27 है, एन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी का आपके पास एक एलिमेंट है एक्स सेटिस्फाइंग, जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक्स के इक्वल किसके आना चाहिए, एक्स के आना चाहिए, इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। ये एलिमेंट क्या होगा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, जो कि एक्स के इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा, यानी कि जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने एक्स कोई एलिमेंट लिया है और एक्स एलिमेंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। बेसिकली इस एमसीक्यूज में सीधी सीधी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये आपके पास क्या है, ऐसा एलिमेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक्स के इक्वल टू एक्स को। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 28 एमसीक्यूज की तरफ मूव करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियोस की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अपना फीडबैक मत दिया करें। एंड लास्ट बात कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबको शेयर करना है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28 में क्या है, जी ओवर एन क्या है, जनरेटर की फॉर्म है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, एन हमने जनरेटर निकालने किसके, एन से जनरेट होने वाला, लेकिन हमने ग्रुप कौन सा यूज़ करना है, हमने इंटीजर्स ही यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके पास फैक्टर ग्रुप बना हुआ है, फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप बना हुआ है। तो फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप कैसे बनता है कि आपके पास एक ग्रुप है और उसके सब ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, नहीं आप जब वो फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप जब वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब एन आपके पास जो जनरेटर की फॉर्म है, ये किससे जनरेट होगा, इसमें आप जब वो सेट ऑफ इंटीजर्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि एन से जो जनरेट होगा वो एन जी होगा, ठीक है, एन जी होगा। तो यहाँ पर हम जी ओवर एन जनरेटर की फॉर्म है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी, तो जी रहेगा, एन जो है वो जनरेटर की फॉर्म है, इसकी जगह हम एन जी लिख सकते हैं। और आपको होता है जी ओवर एन जी किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जी2 के, जो कि हमने बताना था कि ये आपके पास जो है ये किसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये जीएन के आइसोमॉर्फिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की है, करेक्ट ऑप्शन है। ये चीज़ें, ये जो आपके पास है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट हम जो एमसीक्यूज नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 29 है। देखें, लेट आपके पास ग्रुप क्या है, ए सच दैट ए इज व्हाट फॉर इक्वल टू ई है, यानी कि ग्रुप हमें गिवन है, देन आपने जी इक्वल बताना है। ग्रुप तो हमें गिवन है, आपने बताना क्या है, हमने अगर आप ऑप्शंस की तरफ फोकस करें तो हमने बताना है कि ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप किससे जनरेट होगा, ये A5 से होगा, ये A6 6 से होगा, ये A2 से होगा या A8 के साथ होगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या बताना है कि ये ग्रुप किससे जनरेट होता है, पूरा का पूरा ग्रुप,
ठीक हो गया। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन में आपके पास कुछ चीज़ें हैं कि आपके पास, आपको पता है कि सिंस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 12 है, क्योंकि ए की पावर 12 क्या है, इक्वल्स टू ई है, ग्रुप का ऑर्डर 12 है। तो देन जी आपके पास क्या होता है, जी जो है, जो जी इक्वल, जी किससे जनरेट होता है, ए की पावर के से। या फिर पास बेसिकली वेन लॉन थ्योरम है, हम उस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, एन हो। एन यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 12 है, तो हमने 12 लिख लिया, ग्रुप का ऑर्डर 12 है। और ग्रुप के जनरेटर्स किसके फॉर्म में होंगे, ए की पावर के की फॉर्म में होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ अगर जीसीडी के और 12 का 1 आ जाए। अब हमने ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है जिसका जीसीडी लें 12 के साथ तो 1 आ जाए। अगर हम जीसीडी लें 2 और 12 का, तो हमारे पास जीसीडी 1 नहीं आता, डज नॉट इक्वल टू 1। आप जीसीडी ले सकते हैं, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। इसी तरह 6 और 12 का अगर आप जीसीडी लें तो वो भी 1 नहीं आता। इसी तरह 8 और 12 का लें तो वो भी 1 नहीं आता। एक ही एलिमेंट बचता है 5। 5 और 12 का जीसीडी लें तो 1 आ जाता है। तो इट मीन्स कि ए की पावर 5 से ही ये पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ आ गई है कि हमने यहाँ पर थ्योरम यूज़ किया, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन हो। एन की जगह हमने 12 लिखा क्योंकि हमें ग्रुप का पता था, ग्रुप का ऑर्डर क्या है। देन आपके पास जो ये जो ग्रुप है ये किससे जनरेट होगा, ऐसे एलिमेंट से जनरेट होगा जिसका जीसीडी के और 12 यानी कि ग्रुप के ऑर्डर के साथ जीसीडी के आ जाना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब हमने के कोई एलिमेंट ले लिए खुद से, हमने जैसे कि ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में हमने ट्राई कर लिया, 2 था, 6 था, 8 था और 5 था। 2, 6 और 8 के साथ तो जीसीडी 1 नहीं आ रहा था। एक ही हमारे पास एलिमेंट बच गया था 5, तो 5 के साथ हमारे पास जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। 12 और 5 का जीसीडी क्या आया, 1 आया। इट मीन्स कि जो आपके पास ग्रुप है वो पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है ए रेज़ पावर 5 से। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, फिर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। आई होप कि आपको एमसीक्यूज समझ आ क्योंकि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो हम जल्दी से मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ। देखिए आपके पास एमसीक्यूज नंबर 30 है। लेट्स जी आपके पास ग्रुप क्या है, बी सच दैट बी रेज़्ड पावर 17 इक्वल्स टू ई। यानी कि ये जो ग्रुप है इसमें बी टाइप के एलिमेंट्स हैं और बी की पावर 17 इक्वल्स टू ई है। देन जी कैन बी जनरेटेड बाय, जी किससे जनरेट होगा, एनी एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, या फिर एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में उसने बोला था कि एनी एलिमेंट ऑफ जी, उसमें आइडेंटिटी भी इंक्लूड था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा चेंज है, उसमें आइडेंटिटी को निकाल दिया गया है, बाकी सारे एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बी एंड बी इन्वर्स से सिर्फ जनरेट होगा, यानी कि बी के साथ और बी के इन्वर्स के साथ, बाकी एलिमेंट से नहीं होगा, ये बात की गई है। और ऑप्शन नंबर डी में उसे बोला आइडेंटिटी से जनरेट होगा, बाकी किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि आपके पास एक थ्योरम है। आपके पास थ्योरम क्या है कि इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ग्रुप का ऑर्डर अगर पी हो और पी क्या है, प्राइम है। आपको पता है 17 प्राइम नंबर है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है, यानी कि प्राइम नंबर है। देन जी कैन बी जनरेटेड बाय, ग्रुप को हम किस से जनरेट कर सकते हैं, p-1 से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि p क्या है यहाँ पे 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है, 17-1 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि ग्रुप आपके पास किस से जनरेट होगा, 16 एलिमेंट से होगा। ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 17 है, ग्रुप किस एलिमेंट से जनरेट होगा, 16 एलिमेंट से। तो एक एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा, वो एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। उसको अगर हम निकाल दें तो बाकी कितने एलिमेंट्स आ गए, 16 एलिमेंट आ गए, क्योंकि टोटल 17 एलिमेंट से, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट निकाल देते हैं तो 16 बच गए हैं, तो यानी कि 16 एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब इस एमसीक्यूज में आपको यहाँ पर एक नोट में लिखवा देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट नोट है। तो आप एमसीक्यूज नंबर 30 के साथ ये नोट ऐड कर लें कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो साइक्लिक होता है। जैसे कि हमें जो वो एमसीक्यूज में गिवन था कि बी रेज़्ड पावर 17 इक्वल्स टू ई, यानी कि ग्रुप जो जी था उसका ऑर्डर क्या था, 17 था, और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 17 अगर प्राइम नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर यानी कि प्राइम है, तो ग्रुप आपके पास क्या है, साइक्लिक है। ग्रुप अगर साइक्लिक है तो ग्रुप किससे जनरेट होगा, वो
P-1 से जनरेट होगा, क्योंकि ग्रुप आपके पास साइक्लिक है। तो P-1 अगर करेंगे तो 17 - 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 17 है। ये कितने एलिमेंट से जनरेट होगा? ग्रुप कितने एलिमेंट से जनरेट होगा? 16 से होगा। तो एक एलिमेंट हम निकाल देते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को अगर हम निकालते हैं तो बाकी कितने एलिमेंट्स बच के? 16 एलिमेंट्स बच के। तो हमारे पास 16 एलिमेंट से वो ग्रुप जनरेट होगा। इसलिए हमने बोला कि एनी एलिमेंट एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लें उससे ग्रुप जनरेट हो जाता है। नॉन आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, और अपना फीडबैक दिया करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।